हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और फिर से हमने इतिहास की किताब को उठाई है। इतिहास की किताब में पहले अध्याय में हमने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम पढ़ रहे थे, तो जैसा कि मेरे पार्श्व में आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, हमने देखा कि नए नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है और इन नए नए राष्ट्र राज्यों के उदय होने के बाद उन राष्ट्र राज्यों के अंतर्गत जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम और बाल्कान समूह के वेस्टेड, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, ऐसे तमाम देश हैं जिन देशों की जनता को उनकी अपनी पहचान मिली। किसी की पहचान भाषा के आधार पर, किसी की पहचान संस्कृति के आधार पर, ऐसे तमाम लोगों को अपनी अपनी पहचान मिली और वे जानने लगे कि हम हैं कौन। और एक राष्ट्र राज्य के अंतर्गत रहने के कारण उनमें आपसी लगाव भी पैदा हुआ। इन लगावों को पैदा होने का कारण था, जैसा कि पार्श्व में फिर आप देख पा रहे हैं, कि अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से अपने राष्ट्र राज्यों को प्रदर्शित किया गया। जैसे जर्मनी को जर्मेनिया के माध्यम से, फ्रांस को मारियान के माध्यम से, हमारे देश को भी हम भारत माता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और जब हम इन प्रतीकों के माध्यम से उन राष्ट्र राज्यों के लोग अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम इस देश के निवासी हैं, हमारी साझी विरासत ये है, हमारी लोक संस्कृति ये है, तब उनमें एकता के भाव प्रस्फुटित होते हैं और फिर उनके अंदर अपने देश को आगे बढ़ाने की, उसको विकास के मार्ग पर ले जाने की ललक पैदा होती है। उस देश को दुनिया पर स्थापित करने की भावना पैदा होती है। ये बात हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय पढ़ते हुए देखा था। हमारे देश भारत में भी राष्ट्रवादी चेतना जागृत हुई थी। आखिर यह कैसे जागृत हुई, यह किस रास्ते से जागृत हुई और राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने में मुख्य भूमिका किसकी रही? फ्रांस में राष्ट्रवादी चेतना निरंकुश शासक के खिलाफ आई, रूस में राष्ट्रवादी चेतना निरंकुश शासक के खिलाफ आई, जर्मनी में राष्ट्रवादी चेतना उसके बिखराव के कारण आई थी और फिर बाद में अपनी संस्कृति के कारण वे एक हुए। इटली में राष्ट्रवादी चेतना उसकी भौगोलिक इकाई के कारण आई और भारत में यह राष्ट्रवादी चेतना अंग्रेजों के आगमन से पहले भी थी, लेकिन यह राष्ट्रवादी चेतना कहीं बिखर चुकी थी। फिर दोबारा से यह राष्ट्रवादी चेतना कैसे प्रस्फुटित हुई, इसको हम विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज इतिहास कक्षा 10 का दूसरा अध्याय, भारत में राष्ट्रवाद। चलिए, दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के जो उदय की जो परिघटना है, वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, उपनिवेशवाद। हालांकि 9th क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने उपनिवेशवाद को बहुत अच्छे से समझ लिया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही। एक बार फिर आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया कि फ्रांस में राष्ट्रवादी घटना वहाँ के निरंकुश शासक के खिलाफ आई, रूस में राष्ट्रवादी भावना वहाँ के निरंकुश शासक के खिलाफ आई, लेकिन भारत में ये राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद के खिलाफ आई। उपनिवेशवाद में क्या होता है, जैसे ये जो छोटे छोटे यूरोपीय देश हैं, इन यूरोपीय देशों में जब औद्योगिकरण हुआ तो ये अपने कच्चे माल से बने हुए पके माल को, यानी अपने उत्पादों को खपाने के लिए नए नए बाज़ारों की तलाश में थे। इन्होंने नए बाज़ारों को तलाश किया और तलाशी के दौरान इन नए बाज़ारों पर अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह का नियंत्रण स्थापित कर लिया। और एक तरह से भारत जैसे देश की बात हम करें तो ये जो ब्रिटेन यहाँ पर स्थित है, हजारों किलोमीटर दूर, यहाँ से उन्होंने भारत में आकर अपना एक उपनिवेश बसा लिया, भारत को अपना गुलाम बना लिया और यही इंग्लैंड की कॉलोनी की तरह भारत एक काम करने लगा, इंग्लैंड के उपनिवेश की तरह भारत रहने लगा और इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। और अंग्रेजों की इसी उपनिवेशवादी नीति का विरोध करते हुए भारत में राष्ट्रवाद की घटना का जन्म होता है। लेकिन भारत में जो उपनिवेशवादी ताकतें थी, यूरोपीय ताकतें थी, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, फ्रेंच हों, डच हों, इन सभी का
अलग अलग समूहों पर अलग अलग असर था, लेकिन इस उत्पीड़न ने, इस दमन के साझा भाव ने इन सारे विभिन्न समूहों को एकजुट कर दिया, एक साथ बांध लिया। क्या राजा, क्या रंक, क्या किसान, क्या जमींदार, सब लोग एक साथ इन उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जितने भी लोग हैं, इन सभी के ऊपर उपनिवेशवाद का जो असर था वह एक जैसा नहीं था। सबके अनुभव अलग अलग थे। मुगल राजा का अनुभव अलग था, सैनिकों का अलग था, किसानों के अनुभव अलग थे, जमींदारों के अलग थे, व्यापारियों के अलग थे, और सबके अपने अपने स्वार्थ भी थे। आज़ादी के सबके अपने अपने मायने भी थे। कोई अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त क्यों होना चाहता था? राजा महाराजा या मुगल शासक इसलिए मुक्त होना चाहते थे कि उनकी रियासतें वापस मिल जाएं। शिक्षित वर्ग इसलिए मुक्त होना चाहता था कि उनको प्रशासन में उच्च स्थान मिल जाए। मजदूर इसलिए मुक्त होना चाहता था क्योंकि वह बेगारी से परेशान था। किसान इसलिए मुक्त होना चाहता था क्योंकि वह मनमाफिक फसलें नहीं उगा पा रहा था। तो सबके अपने अपने मायने थे आज़ादी के। इन सभी लोगों को भारत माता के अंदर एकजुट करने का काम किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जब आए भारत, तो उन्होंने भारत की जो राजनीतिक पार्टी जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके माध्यम से ये सारे समूह, संत, कुलीन, राजा महाराजा, सैनिक, सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। ये जितने भी थे इनको एकजुट किया और इन सबको जोड़कर एक विशाल आंदोलन महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा कर दिया। आंदोलन तैयार हो गया, आंदोलन खड़ा हो गया, लेकिन ये जितने भी लोग थे ये एक साझा शत्रु से जरूर लड़ रहे थे, लेकिन इनके आपस में एक दूसरे से कोई मेल नहीं था। मजदूर का व्यापारी से कोई मेल नहीं था, जमींदार का किसान से कोई मेल नहीं था, मुगल शासकों का, राजा महाराजाओं का, अन्य लोगों से, कुलीन वर्ग से कोई मेल नहीं था। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये एक जरूर थे, लेकिन इनके मन एक नहीं थे। एक साझा शत्रु के खिलाफ में जरूर एक बिंदु पर इकट्ठे हुए थे। इसके पहले आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जी हाँ, 1857 की क्रांति भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई पहली क्रांति थी और उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आप देखेंगे कि अंग्रेजों से देशी रियासतें लड़ रही थी, रजवाड़े लड़ रहे थे और उनके सैनिक लड़ रहे थे। आम जनता जिनका राजा से लगाव था केवल वे ही लड़ रहे थे। इसके अलावा बहुतेरे लोग इस संग्राम में उस तरीके से नहीं जुटे थे जैसे जुड़ना चाहिए था। 1857 की क्रांति असफल हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने सबक लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म किया। भारत में ब्रिटिश संसद ने शासन भारत का सीधे अपने हाथों में ले लिया। जब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की संसद ने ले लिया, ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में ले लिया, तो भारत में परिस्थितियां बदलनी थी, लेकिन नहीं बदली। भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक नया राजनीतिक दल भारतीयों ने स्थापित किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि इसकी स्थापना एक अंग्रेज अफसर ने की थी और दोनों के, अंग्रेजों ने और भारतीयों ने दोनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया था। अंग्रेज ये चाहते थे कि एक राजनीतिक दल ऐसा हो जो हमारे इशारों पर काम करे और आम जनता के गुस्से को थोड़ा थोड़ा निकालता रहे। भारतीय ये चाहते थे कि इन ताकतवर अंग्रेजों के सामने चलिए ठीक है, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए के अंदाज में हम आगे बढ़ते हैं। 1915 तक, जब तक महात्मा गांधी का आगमन नहीं हो जाता, कांग्रेस ने भारत देश के अंदर अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था। और गांधी जी के आगमन के बाद फिर भारत में अचानक से अंग्रेजों के खिलाफ में माहौल बदल जाता है, परिदृश्य में अंतर्जात परिदृश्य बदल जाता है। असहयोग आंदोलन, दोनों सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरोध, तमाम तरह के आंदोलन होते हैं और देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। आज चलिए हम इसी को देखते और समझते हैं कि गांधी जी भारत कब आए, अपने साथ में भी कौन सा अस्त्र लेके आए, ऐसा कौन सा महान ब्रह्मास्त्र ले आए थे जिसकी वजह से अंग्रेजों के भी पसीने छूट गए। चलिए देखते हैं और समझते हैं। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह नए नए इलाकों तक फैल गया था और उसमें नए नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे और इन सामाजिक समूहों ने संघर्ष की अपनी अपनी पद्धतियां अपना ली थी। इन सारे बदलावों को जैसे जैसे ये कंटेंट आगे बढ़ेगा, ये पाठ आगे बढ़ेगा, आप समझेंगे और उन बदली हुई
संघर्ष की पद्धतियों से क्या परिणाम हुए, इनको भी हम भली भांति देखेंगे। सन 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और ये वो दौर होता है जब विश्व युद्ध को शुरू हुए लगभग 7-8 महीने हो चुके होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के इस बहुत भीषण संग्राम में ब्रिटेन युद्ध में शामिल होता है और ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक भी शामिल होते हैं। तो युद्ध का असर भारत पर भी पड़ता है। भारत से लोगों ने स्वेच्छा से, ब्रिटेन को कई लोगों ने सहयोग दिया कि चलिए ठीक है, हम आपके साथ में लड़ते हैं। याद कीजिए रूसी क्रांति के बारे में। रूस की जनता रूस की जार के खिलाफ थी, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और जार युद्ध में जाता है तो रूस की जनता ये कहती है देश में युद्ध का माहौल है, हम जार का समर्थन करते हैं। लेकिन युद्ध को लंबा खिंचता हुआ देखकर जार का विरोध होने लगता है और 1917 में रूस का जार युद्ध से बाहर हो जाता है और रूस में रूसी साम्राज्य जार के साथ में खत्म भी हो जाता है और रूस में बोल्शेविकों का बोलबाला हो जाता है। यहाँ भारत में भी ये स्थिति होती है कि भारत के लोगों को ये लगता है ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारे शासक हैं, आज इनको हमारी ज़रूरत है, चलिए हम इनकी मदद करते हैं। भारतीयों ने जमकर सैनिकों के रूप में युद्ध के मोर्चे पर मोर्चाबंदी की। 10 लाख सैनिक गए, 75,000 के लगभग सैनिक खेत हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। भारतीयों को ये लगता था, नेताओं को भी लगता था कि लोकतंत्र के नाम पर जो ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा है, जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो निश्चित रूप से हमको आज़ादी देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा ये हुआ कि जो ब्रिटेन ने युद्ध के नाम पे कर्ज लेके रखे थे, उसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ गई, लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। चलिए देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पहला विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही, उस युद्ध के चलते हुए ही 1913 से 1918 के बीच 5 वर्षों में ही कीमतें दोगुनी हो गई। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में ब्रिटेन ने जो आयकर बढ़ाया, जो युद्ध के लिए कर्ज लिए और जो सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की, उसकी वजह से महंगाई बहुत अधिक हो गई और इस महंगाई में भारत के नागरिक त्राहिमाम कह उठे। आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ गाँव में बहुत सारे लोगों ने स्वयं सेवी होकर, स्वयं से इच्छा प्रकट करके सेना में भर्ती होने की बात कही, लेकिन गाँव में अंग्रेज़ों के द्वारा जबरन भर्ती का काम कुछ सिपाहियों के द्वारा किया गया और इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा हो गया कि भैया हमारे बच्चे सेना में नहीं जाएंगे, भले कुछ भी हो जाए, और अंग्रेज़ों के खिलाफ में गुस्सा बढ़ने लगा। इधर युद्ध के दौरान महंगाई बढ़ चुकी थी, लोगों का गुस्सा चरम पर था और दूसरी तरफ फसलें भी मारी गई थीं। 18-19 की बात कर रहे हैं, 1918, 1920, 1921, ये 2-3 सालों में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी और ख़राब फसलों के कारण देश में खाद्य पदार्थों का भी भारी अभाव हो गया था। इसके अलावा एक बहुत गंभीर बीमारी उसी समय 1920 में आई, स्पेनिश फ्लू के रूप में। जैसे आज हम देख रहे हैं ना कि कोरोना की महामारी आई हुई है सन 2019-20 में, इसी तरह से 1919-20 में, आज से ठीक 100 साल पहले ऐसी ही एक गंभीर महामारी पूरी दुनिया में फैली थी, उसका नाम था फ्लू। और जब 1921 में जनगणना की गई तब आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि खराब फसलों के कारण हुए जो दुर्भिक्ष था, अकाल पड़ा था, उसके कारण और साथ में महामारी जो फ्लू के रूप में हुई थी उसके कारण लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच में भारतीय लोग मारे गए थे। उसकी वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा जो है आसमान पर था। फिर भी भारतीय लोगों को ये लगता था, लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होगा तो अच्छे दिन आएंगे, मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन मुसीबतें थीं कि वे कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में एक मसीहा सामने आया, एक नया नेता सामने दिखा। उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया और उसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का ब्रह्मास्त्र वह नेता लेकर आया। आइए देखते हैं सत्याग्रह का विचार है क्या। सन 1915 की 9 जनवरी, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बॉम्बे लौटे। एक्चुअल में इसके पहले, बॉम्बे आने के पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते चलते हुए वहाँ की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक आमना सामना कर लिया था और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जो रंग भेदी सरकार है उससे लड़ते हुए, उससे मोर्चाबंदी करते हुए एक नई संघर्ष पद्धति डेवलप की।
एक नई पद्धति को उन्होंने तैयार किया जिसको वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह का जो अस्त्र महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए थे वो उन्होंने लियो टॉलस्टॉय, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, ये तमाम ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उसका निचोड़ निकाला था। महात्मा गांधी का एक मानना था कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर सच्चाई की ताकत है, सत्य का आग्रह है और वह आग्रह शक्ति बनकर उसके सामने आता है, तो उत्पीड़क कितना भी बड़ा हिंसक क्यों ना हो, उत्पीड़क कैसा भी दमन क्यों ना कर रहा हो, उसको हारना पड़ेगा, उसको परास्त होना पड़ेगा। इसके लिए अपने अंदर की ताकत को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर सत्य की शक्ति को जगाना पड़ेगा कि तू कितनी हिंसा कर सकता है, ये तेरी इंतहा है और मैं अपने आप पर अडिग रह सकता हूँ, ये मेरी इंतहा है। देखते हैं तू जीत सकता है या मैं जीत सकता हूँ। गांधी जी का कहना था कि हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसा करना जरूरी नहीं है। सत्याग्रह के माध्यम से आप बगैर शारीरिक बल का प्रयोग किए भी हिंसा का जवाब अहिंसा से दे सकते हैं और उसके लिए आपको अंदर की ताकत को जगाना पड़ेगा। और इसके लिए आपके अंदर की जो सत्य की शक्ति है, जो सत्य की ताकत है, जो नीति पे चलने का आपका मादा है, वह सामने आपका जो उत्पीड़क है, जो आपका दमन कर रहा है, उसकी चेतना को झकझोर देगा। यदि सामने वाला गलत कर रहा है और उसको ये एहसास करा दिया कि भाई साहब आप गलत हैं, तो निश्चित रूप से जब उसको ये एहसास होगा कि मैं गलत हूँ, समझ लीजिए सत्याग्रह के मार्ग पर चलते हुए आपकी जीत हो गई है। और गांधी जी को यह विश्वास था कि 1857 की क्रांति जिस तरह से अस्त्र शस्त्रों से लड़ी गई थी और उसमें संपूर्ण भारतवासियों ने भाग नहीं लिया था, यदि सत्याग्रह के विचार के साथ में अहिंसा के मार्ग पर चला जाए तो इस रास्ते पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता की जीत निश्चित रूप से होगी और सारी भारत की जनता को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। गांधी जी भारत आ गए 1915 में। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने बोला, देखो मोहनदास, आप अफ्रीका से आए हैं, पहले भारत को जान लो। गांधी जी 1915 से 1917 तक पूरे देश का भ्रमण करते रहे देश को जानने के लिए। इसके बाद फिर उन्होंने सत्याग्रह के प्रयोग को अंजाम देना शुरू किया। चलिए देखते हैं और समझते हैं। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जैसा कि आपको बताया कि 1915 में भारत गांधी जी आ चुके थे और 1915 से लेकर के आने वाले समय तक 1917 तक लगभग गांधी जी ने संपूर्ण देश का दौरा किया, संपूर्ण राष्ट्र को जानने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता से जुड़ाव बनाने के लिए वस्त्रों का त्याग कर दिया और केवल एक लंगोटी अपना ली। जब वे पूरे देश को जानने और समझने के लिए भारत भ्रमण पर थे, भारत की यात्रा पर थे, भारत की चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान उनको बिहार के चंपारण इलाके के किसान राजकुमार शुक्ल मिले और उन्होंने उनको ये बताया कि अंग्रेज लोग बिहार में 3 कठिया पद्धति लगाते हैं, जिसके अंतर्गत 1 बीघा की जो 20 काठी होती है, उस 20 काठी में से 3 काठी हिस्से पर नील बोना बहुत ज़रूरी होता है और किसान नील बोना नहीं चाहते क्योंकि उससे उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ बिहार के चंपारण इलाके में गए और वहाँ की दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और वहाँ पर उन्होंने सफलता अर्जित की, अंग्रेज़ों को झुकाया और नील की खेती करने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद गांधी जी 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले पहुँचे। गुजरात के खेड़ा में अंग्रेजों ने फसल मारी जाने के बाद भी, फसल खराब होने के बावजूद भी लगान बढ़ा दिया था। किसान लगान नहीं देना चाहते थे। गांधी जी तक बात पहुंची। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर नेतृत्व कर रहे थे किसानों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों ने नो टैक्सेशन मूवमेंट वहां चला दिया, कर का भुगतान नहीं करेंगे वाला आंदोलन चला दिया। वहां पर भी खेड़ा जिले में इस आंदोलन को करते हुए गांधी जी के सत्याग्रह की जीत हुई और अंग्रेजों ने बढ़े हुए लगान जो 23% के आसपास था उसको घटाकर 6% के करीब ले आए। इसके बाद गांधी जी का अगला कदम था 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह चलाने का। वे अहमदाबाद जा पहुँचे। अहमदाबाद की एक कपड़ा फैक्ट्री में मिल मालिक ने यह कहा था कि हम बोनस के रूप में 50% देंगे और सुविधाएं भी देंगे, लेकिन बाद में वो मुकर गया। गांधी जी को इसकी जानकारी लगी। गांधी जी वहाँ भी पहुँच गए
और गांधी जी ने भारत में पहला अनशन अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के साथ किया उनके हक के लिए, और अंत में वहां पर भी सफलता मिली। इस प्रकार शुरुआती कामयाबियों से गांधी जी उत्साहित हो गए। सन 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला कर लेते हैं। एक्चुअल में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये रॉलेट एक्ट था क्या, हुआ क्या एक्चुअल में। कि जैसा कि आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध सन 1918 में समाप्त हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ तो जीतने के बाद में रूस भी हालांकि विजयी देशों में शामिल था, तो आपको पता है कि 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था और वहां पर बोल्शेविक पार्टी का शासन आ गया था, यानी क्रांतिकारियों का। इधर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवादियों की सत्ता आ चुकी थी। तो ब्रिटेन के जो लोग थे, कर्ता धर्ता थे, उनको ये लगता था कि भारत में जो क्रांतिकारी हैं, कौन से क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी जो अभिनव भारत, जुगंतर, बर्लिन कमेटी, अनुशीलन कमेटी, गदर पार्टी इसको संचालित करते हैं और अंग्रेजों की हत्याएं करते हैं। इनको कहीं ना कहीं रूस और जर्मनी से सपोर्ट मिलता है और इसलिए इन्होंने अराजकता और क्रांतिकारी निरोधक कानून 1919 लेकर आए और इस कानून को बनाने वाले थे सर सिडनी रॉलेट। तो उन्हीं के नाम पर इस कानून को कहा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत भारत में सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए थे कि राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाए। किसी तरह की कोई नो अपील, नो वकील, नो दलील। और इस तरह के काले कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया। इसमें पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी स्थान पर किसी भी समय तलाशी ले सकती है और उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। बिना सर्च वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति के घर में कभी भी जाकर तलाशी ले सकती है। इस अधिनियम ने प्रेस की स्वतंत्रता और सरकार के विरोध पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। डेफिनेटली रॉलेट एक्ट जैसे कानून को महात्मा गांधी ने काले कानून की संज्ञा दी। गांधी जी ने एक विरोध प्रस्ताव लेकर आ गए। गांधी जी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वे चाहते थे कि ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा हो और इसके लिए 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होना थी। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अलग अलग शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे के जो वर्कशॉप थे उसमें कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद कर दी गईं। कुल मिलाकर पूरे देश में बहिष्कार का एक माहौल पैदा हो गया और ज़बरदस्त विरोध शुरू हो गया। अब इस विरोध को देखते हुए सरकार चुप बैठने वाली तो थी नहीं। सरकार के दिमाग में ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो विरोध करने वाले भारतीय हैं, ये जो राष्ट्रवादी भारतीय हैं, ये हमारी रेलवे लाइन ना उखाड़ दें, ये हमारे टेलीग्राफ के खंभों को न फेंक दें, संचार और परिवहन की सुविधाएं भंग ना हो जाएं। और इस आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन शुरू कर दिया। दमन की इस श्रेणी में क्या हुआ कि भारत के पंजाब में अमृतसर नाम की एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि गांधी जी का प्रवेश दिल्ली में किसी भी तरह से ना किया जाए। उधर अमृतसर की हम बात करें जो दिल्ली के आगे था, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था, उसमें अंग्रेजों ने गोली चला दी। इस गोलीकांड के बाद, इस गोली चालन के बाद लोग भड़क उठे। उन्होंने बैंकों में, डाक खानों में, रेलवे स्टेशनों पर जाकर हमले शुरू कर दिए। अंग्रेज सरकार ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया अमृतसर में और मार्शल लॉ लागू कर दिया। मतलब बहुत कड़ा कानून, बहुत कड़ा नियम, देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी कर दिए और अमृतसर की कमान सौंप दी जनरल डायर को। जनरल डायर को जब कमान सौंपी, इसके बाद में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 13 अप्रैल 1919 का दिन अमृतसर का जालियांवाला बाग, वहाँ पर हजारों की संख्या में भारतीय कांग्रेस के 2 प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू और उनके एक सहयोगी को सुनने के लिए इकट्ठे हुए और साथ में बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था। चूंकि अमृतसर शहर से दूर पर बैसाखी का मेला लगा था, यहाँ अमृतसर की अराजकता को देखते हुए वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। जबकि
जालियांवाला बाग क्षेत्र में लोगों को नहीं मालूम था कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यहां पर लोग इकट्ठे थे। इसी बीच जनरल डायर भारतीय सैनिकों के साथ में आता है। भारत में जो अंग्रेज थे बड़े पदों पर तो खुद थे, लेकिन छोटे पदों पर उन्होंने भारतीयों को ही रखा था। जालियांवाला बाग के अंदर प्रवेश के लिए एक छोटा सा दरवाजा था। उस दरवाजे में से जनरल डायर अंदर जाता है और सैनिकों को पूरे बाग में फैला देता है। बगैर आदेश दिए, बगैर कौशन दिए, बगैर चेतावनी दिए जनरल डायर भारतीय सैनिकों से ये कहता है, भारतीय पुलिस वालों से ये कहता है कि इन भारतीयों के ऊपर गोली चला दो, और गोली चला दी जाती है। हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। यही कहलाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में अभी एक पिक्चर आई हुई है, ऊधम सिंह, देखिएगा जरूर। बाद में जनरल डायर से पूछा गया कि आपने बिना जानकारी के, लोगों को बिना चेतावनी दिए इतना बीभत्स हत्याकांड कर डाला, क्यों? तो वह जल्लाद ये कहता है कि मैं भारतीय लोगों में आतंक पैदा करना चाहता था, विस्मय पैदा करना चाहता था कि ये अंग्रेज बिना बोले कुछ भी कर सकते हैं। और ऊधम सिंह ने फिर उस जनरल डायर को बिना बोले ही शूट एट साइट कर दिया था। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली कि जालियांवाला बाग में इतना भयंकर बीभत्स हत्याकांड हो गया है, उत्तर भारत के लोग सड़कों पर आने लगे और हड़तालें होने लगी। लोग जगह जगह पुलिस वालों को मारने लगे, सरकारी इमारतों को घेरने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों का बड़ी निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को आतंकित तो करना ही चाहती थी, साथ में वह उनको अपमानित भी करना चाहती थी। अपमानित करने के लिए सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़वाई गई, जमीन पर लिटाकर उनको घिसटते हुए चलने को कहा गया, और जो लोग बैठे होते थे अंग्रेजों के साहब, उनको सलाम ठोकने के लिए मजबूर किया जाता था, जो भारतीयों के लिए बहुत अपमानजनक होता था। लोगों को कोड़े मारे गए, जैसे गुजरांवाला, वहाँ पर तो बम तक बरसाए गए। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की परिणति में भारतीयों ने अहिंसा का रास्ता त्याग कर हिंसा अपना ली, तो इस हिंसा को फैलती हुई देखकर महात्मा गांधी ने हिंसा फैलने के कारण आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ यह आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन इसको देशव्यापी आंदोलन नहीं कह सकते, क्योंकि भारत एक विशाल देश था और इस आंदोलन का असर शहरों और कुछ कस्बों तक सीमित था। गांधी जी ये चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ में एक ऐसा राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जिसमें देश का बच्चा बच्चा शामिल हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, या पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी भारत हो या पूर्वी भारत हो, सभी जगह से अंग्रेजों के खिलाफ में माहौल बने, अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन हो, ऐसा चाहते थे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था, गांधी जी की सोच ये थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक होकर आगे बढ़ें, और बहुत जल्दी गांधी जी को यह अवसर मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में पूरी दुनिया में ये अफवाह फैल गई कि तुर्की का जो राजा है, खलीफा, उसको ब्रिटेन सत्ता से अलग करना चाह रहा है, और तुर्की के खलीफा को पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे वे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उसको खलीफा बोलते थे। और खलीफा के समर्थन में पूरी दुनिया में खलीफत को साधारण शब्दों में खिलाफत बोला गया। खिलाफ से हालांकि विरोध जैसा शब्द आता है, लेकिन खलीफा से बना हुआ शब्द है, एक खलीफत बोलना चाहिए, लेकिन उसको बोल देते हैं खिलाफत। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। भारत में खिलाफत मूवमेंट के लिए दो भाई आगे आए, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए देखते हैं कि कैसे खिलाफत मूवमेंट असहयोग आंदोलन के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ। चलिए, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ बहुत सारे मुस्लिम युवा नेता भी थे, और वे इस मुद्दे पर एक साथ कार्रवाई करना चाहते थे। वे भी चाहते थे कि किसी भी तरह से हिंदुओं का साथ मिल जाए, और संयुक्त कार्रवाई की संभावना के लिए वे अवसर तलाशने लगे। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी से चर्चा भी शुरू की, और महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 को कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, वहां पर दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन का हम समर्थन करेंगे और स्वराज प्राप्ति के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। खिलाफत मूवमेंट के साथ में असहयोग आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लिए किया जाना था, और इसके लिए 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स को मना लिया। लेकिन बात यह आती है कि आखिर असहयोग ही क्यों? क्या हम कोई सहयोग कर रहे थे जिसको विड्रॉ करना था? जी हाँ,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने वाले पुलिस वाले वो भी भारतीय थे और गोली खाकर मरने वाले वो भी भारतीय थे। गांधी जी इस बात को समझ गए थे कि भारत में जो अंग्रेजी शासन चल रहा है वह भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हेल्थ, चाहे शिक्षा हो, हर जगह भारतीय छोटे पदों पर हैं और वे ही अंग्रेजी शासन को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में 1909 में किया भी था। अब गांधी जी ये चाहते थे कि भारतीय लोग जो सहयोग अंग्रेजों को दे रहे हैं वह सहयोग विड्रॉ कर लें। इससे अंग्रेजों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और उनको इस देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि असहयोग करेंगे, लेकिन असहयोग का जो विचार है वह आंदोलन कैसे बनेगा? कैसे असहयोग करेंगे? क्या पुलिस वाले पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे? क्या सेना वाले सेना की नौकरी छोड़ देंगे? आखिर करेंगे क्या? तो गांधी जी एक क्रांतिकारी सुझाव देते हैं। वे ये कहते हैं कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि सरकार के द्वारा जो पदवियां दी गई हैं, नाइट्स की, गांव में पटेल, मुकद्दम, ये तमाम तरह की जो उपाधियां दी गई हैं, इन उपाधियों को सरकार को वापस लौटा देंगे कि हुजूर ये आपकी उपाधि आप रखो, हमारे कोई काम की नहीं। फिर इसके बाद में अगले चरण में सरकारी नौकरियों से, सेना से सैनिक, पुलिस के विभाग से पुलिस सिपाही, अदालतों से वकील, विधायी परिषदों से नेता, स्कूलों से विद्यार्थी, ये सब लोग अपना नाम कटा लेंगे, नौकरियां छोड़ देंगे और अंग्रेजों को असहयोग करेंगे। साथ में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया जाएगा और इस तरह से असहयोग एक बड़े आंदोलन के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ में शुरू होगा। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू कर दिया जाएगा। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और साथ में शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते और देश भर की यात्राएं करते रहते ताकि असहयोग आंदोलन सफल हो जाए। जब गांधी जी ने यह कहा कि विधायी परिषदों से भारतीय नेताओं को त्यागपत्र देना है तो कांग्रेसी लीडर्स के मन में कुछ हिचकिचाहट थी। उनको ये लगता था कि यदि हमने विधायी परिषदों को छोड़ दिया तो हमारा कंट्रोल इन परिषदों से खत्म हो जाएगा और आंदोलन में यदि हिंसा का समावेश हो गया तो बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाएगी और इनके समर्थन में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके अपनी हिचकिचाहट को इन लोगों ने छोड़ दिया। 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे मन के साथ में गांधी जी को यह सहमति दे दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खिलाफत आंदोलन के साथ में अपना असहयोग आंदोलन के लिए अपना समर्थन जारी करती है। अब असहयोग का यह आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, कैसे बना, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कस्बों में, जंगलों में, हर जगह पर असहयोग आंदोलन फैल चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का यह मूवमेंट जन जागृति के माध्यम से पूरे देश में व्यापक तरीके से फैल चुका था। लेकिन सभी जगह आंदोलन का स्वरूप एक जैसा नहीं था। कुछ लोग इसमें हिंसा का सहारा भी ले रहे थे, कुछ लोग इसमें अहिंसा का भी सहारा ले रहे थे। जिसको जैसा तरीका समझ में आ रहा था संघर्ष करने के लिए वो वैसे तरीके आजमा रहा था। मजदूरों के अपने तरीके थे, जनजातीय बंधुओं के अपने तरीके थे, किसानों के अपने तरीके थे। सभी लोग असहयोग आंदोलन तो चला रहे थे लेकिन संघर्ष के तरीके कुछ हिंसक तो कुछ अहिंसक थे। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे और समझेंगे अगले कंटेंट में, जिसका नाम है आंदोलन के बीच में अलग अलग धाराएं। इस कंटेंट को मैं तैयार करूं उससे पहले ज़रूरी है कि आप इस कंटेंट को बहुत अच्छे से जानें और समझें कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसके बाद पूरे भारत का भ्रमण किया और इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अहिंसात्मक रास्ते से सत्याग्रह के विचार से इस देश की जनता को एकजुट किया जा सकता है। और उन्होंने चंपारण में पहला प्रयोग किया, दूसरा प्रयोग खेड़ा में और तीसरा अहमदाबाद की मिल में। तीनों बार इनके ये प्रयोग सफल हुए। अब इससे उत्साहित हो गए गांधी जी और उसी समय सौभाग्य से रॉलेट एक्ट भारत में आ गया। रॉलेट एक्ट के लागू होते ही गांधी जी ने इसका विरोध करने का मन बना लिया, लेकिन रास्ता वही सत्याग्रह वाला। लेकिन विरोध करने के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और भारतीय जनता गुस्से में भर उठी और हिंसा का रास्ता अपना ली। गांधी जी ने आंदोलन में हिंसा का प्रवेश होते ही आंदोलन को वापस ले लिया। और इसके बाद अब गांधी जी ये जान गए कि पूरे देश की जनता को इकट्ठा करना है तो एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा और वह नया तरीका था असहयोग का। यह असहयोग आंदोलन कैसे आगे बढ़ा
इसको हम जानेंगे अगले कंटेंट में आंदोलन की अलग अलग धाराओं के रूप में। चलिए तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।